जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प पर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी और हमने पहला लेक्चर पॉलिटी का डिस्कस कर लिया था एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर द हिस्ट्री, जो हम डिस्कस करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट पार्लियामेंट बनने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो सारी हिस्ट्री हमें ऐसे यहाँ डिस्कस करनी है। सो वी हैव डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 50। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। और देखिए इसके अलावा हम जनरल साइंस घटना चक्र जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इन द मॉर्निंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल फॉर यू: हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, वो भी आप इसके साथ चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट? सो डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड 9 दिसंबर 1946। कब स्टैब्लिश हुई थी? दिसंबर 1946। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ख़त्म हुआ था 23 दिसंबर 1946 को। द सेशन वॉज अटेंडेड बाई 207 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू राज्यसभा वेबसाइट में ये दिया हुआ है। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? 9 दिसंबर 1946। याद कर लीजिए, डेट बार बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये कब अडॉप्ट हुआ था? तो ये अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को। एक रेजोल्यूशन दैट वी आर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया, ये अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और इसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, जो कि प्रेजेंट किया था नेहरू जी ने ऑन 13 दिसंबर 1946। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग द before the drafting committee of the constitution? So Jawaharlal Nehru proposed the preamble, and this draft, the resolution was only the precursor of preamble. The proceedings of constituent assembly started with the objective resolution, जो कि पास किया प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। बाद में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल का फाउंडेशन के तौर पे सामने आया। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। In relation to the formation of Constitution of India, which of the following sentences is are correct? Resolution of objective by Nehru affected the making of Constitution. सही बात है। Preamble fulfills the various objectives or aims. People of India ordered or directed the Constitution, because when we start the preamble, we say that we, the people of India. So head of the state is elected by people directly. देखिए head of the state directly elect नहीं होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं लोगों के द्वारा। वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने लोग चुन के बिठाए हैं पार्लियामेंट में, वो उनको इलेक्ट करते हैं। ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑफ ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 12 सेशंस हुए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days took to complete its historic task of drafting the constitution। और इस पीरियड में 11 सेशंस हुए थे, कवरिंग अ टोटल ऑफ 165 days। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 11 सेशंस, एक और सेशन हुआ था विच वॉज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950, जिसमें कि जो मेंबर्स थे दे अपेंडेड देयर सिग्नेचर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन टोटल 12 सेशंस वर हेल्ड। How much is that? How much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution? So it was 2 years, 11 months, 18 days. मैच करना है आपको लिस्ट वन लिस्ट एक्स लिस्ट वाई से। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देन ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, member of Constituent Assembly representing Rajasthan's princely state, and chairman of Union Constitution Committee। तो देखिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे एच.सी. मुखर्जी। द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज के मुंशी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
Rajasthan Princely State was V.T. Krishnamachari, and chairman of Union Constitution Committee was Jawaharlal Nehru. The first temporal vice president of the Constituent Assembly was Frank Anthony, जो कि नॉमिनेट किए गए थे उस समय के टेम्पोरल प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा 9 दिसंबर को. देन फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट जो बने थे वो एच.सी. मुखर्जी जी थे. Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? So he was Jawaharlal Nehru. स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी. रूल ऑफ प्रोसीजर के चेयरमैन भी राजेंद्र प्रसाद जी थे. स्टेट्स कमेटी नेहरू जी थे. ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर जी. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसके अलावा इसकी दो सब कमिटीज़ भी थी एडवाइजरी कमेटी के. फंडामेंटल राइट सब कमेटी के जे.बी. कृपलानी और माइनॉरिटी सब कमेटी के एच.सी. मुखर्जी. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है. फंडामेंटल राइट्स एंड स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर्स एंड ड्राफ्टिंग कमेटी. तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के हो गए अंबेडकर जी. यूनियन पावर्स के हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी. स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी. एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स है सरदार पटेल जी. Who was the chairman of Provincial Constitution Committee of Constituent Assembly? Provincial Constitution Committee के चेयरमैन कौन थे? He was सरदार वल्लभ भाई पटेल. Who was the chairman of Drafting Committee of Indian Constitution? So this we all know. He was Dr. Bhimrao Ambedkar. The chairman of Drafting Committee of Indian Constituent Assembly was Dr. B.R. Ambedkar. Who was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities? ये हमने अभी देखा. He was सरदार पटेल. और इसी की दो सब कमिटीज़ भी थी. The committee had two sub committees. फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी जी और माइनॉरिटी सब कमेटी जो थी वो एच.सी. मुखर्जी जी के अंदर आती है. द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडर B.R. अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स? तो इनके अलावा कितने लोग थे? इनके अलावा 6 लोग थे. There were 6 other members in drafting committee under the chairmanship of Ambedkar. Members were N. Gopal Swami Iyengar, Alladi Krishna Swami Iyer, K.M. Munshi, Mohammad Saadullah, B.L. Mittar, D.P. Khaitan, N. Madhav Rao. ये सब included थे, replacing B.L. Mittar and T.T. Krishnamachari. And he was included after the death of D.P. Khaitan in 1948. Who among the following were the members of drafting committee of the Indian Constitution? So they were N. Gopalaswamy, Alladi Krishna Swami Iyer. Who amongst the following was not a member of the drafting committee of Constitution? Jawaharlal Nehru. ये drafting committee के member नहीं थे. मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, A.K. अय्यर ये लोग थे. The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on which date? तो डेट की बात करें तो ये सेटअप हो गई थी 29 अगस्त 1947 को. Who was the constitutional advisor at the time of formation of constitution? B.N. Rao. So बहुत ही famous question है, constitutional advisor कौन थे? B.N. Rao. The first draft of the constitution was prepared by. पहला draft B.N. Rao जी ने ही prepare किया था. Which was put before drafting committee for opinion, discussion and changes in it. Original draft was proposed by Mr. Rao, included 243 articles and 13 schedules. When did Constituent Assembly adopt the national flag? तो ये अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 को. और नेशनल फ्लैग के निर्माता बनाया किसने था इसको? तो बोलते हैं पिंगाली वेंकैया जी ने. वेंकैया, इनको झंडा वेंकैया भी बोलने लगे थे क्योंकि ये बहुत सारे झंडों के डिज़ाइंस लेके हमेशा ये घूमते थे. सो फाइनली इनका एक डिज़ाइन जो है वो इसमें से सिलेक्ट हुआ था एंड ही वाज पिंगाली वेंकैया. हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो 2 फ्लैग कमेटीज़ थी जो इंडियन हिस्ट्री में मैंशन है. फ्लैग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ऑन 2 अप्रैल 1931 कराची सेशन में, जिसमें सरदार पटेल उसके चेयरमैन थे. और एक एडहॉक कमेटी नेशनल फ्लैग पे बनी थी 23 जून 1947 को, जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी थे. एज द क्वेश्चन इज अबाउट द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सो
The correct answer would be J.B. Kriplani. So the correct answer is B, Dr. Rajendra Prasad. J.B. Kriplani ना तो चेयरमैन थे ना ही फ्लैग कमेटी के मेंबर थे. Consider the following statement. The design of the national flag was adopted by Constituent Assembly of India on 22nd July 1947. The wheel in national flag has 21 spokes. The ratio of the width of national flag to its length is 3:4. तो देखिए डिज़ाइन जो है वो अडॉप्ट किया गया था, ये बात तो सही है, 22 जुलाई 1947 को. बट दिस फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स, सो इट हैज़ 24 स्पोक्स. और जो रेशियो है नेशनल फ्लैग का, रेशियो ऑफ द विड्थ टू इट्स लेंथ, तो विड्थ टू लेंथ का रेशियो है 2:3. व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड? थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुआ था 17 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया था. सो दिस वाज द लास्ट बेसिकली बोलेंगे जो रीडिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये 17 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और 26 नवंबर को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन ही ख़त्म हुआ था. The Constitution of India was adopted on, so it was adopted on November 26, 1949. Preamble of the Constitution states that we, the people of India, enact and adopt and give to ourselves this Constitution on 26 November 1949. तो इसी को completion माना जाता है in passing of the Constitution. इसी दिन there were many provisions relating to citizenship, interim parliament and emergency came in force. Rest of the provisions came into effect on 26 January 1950. So 26 January 1950 is considered as enforcement date of the Constitution. Indian Constitution was adopted by Constituent Assembly on which date? 26 November 1949. अभी ये same questions repeat हो रहे हैं. So again same ही answer है. Constitution of India came into force on which date? अभी Constitution of India फोर्स में कब आया था? एडॉप्ट तो हमने 26 नवंबर 1946 को किया था, बट फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950. आई गेस मैंने 1946 बोला है, 1949 है. 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था और फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को. मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया. सो लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसको 12th मीटिंग भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज जनवरी 26 वॉज सिलेक्टेड एज द डेट ऑफ इनाग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? तो इसलिए किया गया था बिकॉज ऑन द सेम डे कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930. द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वॉज प्रोमलगेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन December 1929 को, जहाँ पर कांग्रेस ने इट आस्क्ड पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे. आफ्टर दैट कांग्रेस रेगुलरली ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ड्राफ्टेड and approved by the Constituent Assembly of India has mandated to come into force from 26th January 1950 and to commemorate the 1929 declarations. Indian Constitution was adopted by, so ये अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन विच डेट? सो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है. 20 देखिए अडॉप्शन की बात आएगी तो 26 जनवरी 1949 और फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by Constituent Assembly. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949. जो preamble है वो बोलता है that we the people of India have solemnly resolved to constitute India in and the whole prospect of preamble. Last की line है, in the Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby enact that India's and give ourselves this constitution. The Constitution of India was adopted and enacted on, so it was adopted on 26 November 1949.
9. सेलिब्रेट कब किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे को? 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. B. R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from. So the answer is Bombay Presidency. B. R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from Bombay Presidency. In the preliminary election held in 1946, Ambedkar was elected from the eastern part of undivided Bengal. Later on, this region became a part of Pakistan, and then Ambedkar was elected as a member of Constituent Assembly from Pune seat of Bombay Presidency, which was vacant after the resignation of M. R. Jaikar. Since Ambedkar was elected from East Bengal, not from basically elected from East Bengal, not the West Bengal. सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ विकास बी आर अम्बेडकर. ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ बी आर अम्बेडकर ये क्या है? तो ये है 1891 में इनका बर्थ हुआ था और 1956 में इनकी डेथ हुई थी. सो 14 अप्रैल 1891 ही वॉज बॉर्न एंड ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1959. In which year was Jana Gana Man adopted as the national anthem of India? So ये adopt हुआ था 1950 में. The Constituent Assembly accepted Jana Gana Man as the national anthem of India on 24th January 1950. A formal rendition of the national anthem takes 52 seconds. तो एक बार आप national anthem जब गाते हो अच्छे से तो आपको कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड, 52 seconds. The state emblem was adopted by Government of India on which date? So it was adopted on 26th January 1950. All right. The state emblem was adopted by Government of India. तो ये भी 26 January 1950 को ही है. आगे बढ़ते हैं. Consider the following statements. The discussion of the third roundtable conference eventually led to the passing of Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of an All India Federation to the to be based on union of the provinces of British India and princely states. Then तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक प्लान था विच वॉज प्रेजेंटेड टू फाइनलाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इस एक्ट में जो प्रोविजन थे इट वॉज मेड टू फॉर्म एन इंडिया फेडरेशन and comprising of states of British India and princely states from Round Table Conference was organized in 1932. कहाँ पर? लंदन में. और कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था. Statement or reason. So statement says that Constitution of India provides for the all necessities of the country. It is known or called as adopted constitution. सो इसमें आप देखिएगा ए और आर दोनों सही है बट आर इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एबल टू प्रोवाइड फॉर ऑल द नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री. इट इज़ ऑल्सो वेल वर्स टू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एज इट कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर amendments. On the other hand, it takes views and principles for the constitution of various countries also, and इसीलिए इसको adopted constitution भी बोला जा सकता है. Deferment of adult franchise for 15 years was advocated in Constituent Assembly by. So ये हुआ था मौलाना आज़ाद जी के द्वारा. Deferment of adult franchise for 15 years. It was advocated in Constituent Assembly. तो ये हुआ था मौलाना आज़ाद जी के टाइम पर. बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू ने उनकी इस जो स्ट्रांगली एडॉप्शन था उसको सपोर्ट किया. Consider the following statement and choose the correct answer by using the quotes given below. India is a democratic country. India has a constitution of its own. तो देखिए बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन डज नॉट signify that India is a democratic country. Who amongst the following advised the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India?
सो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम पूरा हो जाए, सो उसके बाद उसको डिसबैंड कर देना ही बेहतर रहेगा. Who was the president of INC at the time of partition of Bengal? तो पार्टीशन के टाइम पे JB कृपलानी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. In their nationalist reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interests and emotions. This view is credited to. तो ये जो टर्म दिया था, ये जो व्यू दिया था, ये दिया था आइवर जेनिंग्स ने. आइवर जेनिंग्स. ऑलराइट, सो वी हैव डन 100 क्वेश्चंस. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे. एंड आई होप आपको पसंद आ रहा होगा. एंड इफ़ यू लाइक इट, go give a thumbs up and share and subscribe more. Thank you. ठीक है, सो आप चेक कर सकते हैं बाकी प्लेलिस्ट भी, और इसके अलावा जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे in the next videos, in the upcoming videos. So till then, take care,